कल हम लोग कहाँ पे ड्रॉप किए थे? मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ना, और यहां तक हुआ था स्टार्ट होता है, हाँ इसका ड्यूरेशन इन लाइफ menarche to menopause, about the age of 12 to 14, और ये about the age of 50. Time span of years 36 to 38. एक क्वेश्चन देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट number of ovum produced by a human female. क्वेश्चन लिखिएगा, in her lifespan. यहां हम लोग देख पा रहे हैं 36 to 38 ईयर्स होते हैं एक्टिव स्टेज ऑफ लाइफ जिसमें कि ओवम प्रोड्यूस होंगे। 1 ईयर 12 साइकिल्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, यानी 12 ओवम, बस यही की टू सोल्यूशन है। जब जितने साल होंगे उनको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, विल गेट द आंसर। ये अप्रोक्सीमेट होगा, किसी में थोड़ा ज्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होता है, बट अप्रोक्सीमेटली उतने के आसपास आएगा। ये ऑलमोस्ट कितना आएगा, जैसे 36 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 छक 72, 12 तिया 36 और 7 छक 13, 43, 432, तो अराउंड 400 to 450 आना चाहिए। अगर 36 ईयर्स है, 38 ईयर्स है तो 24 और ऐड कर देंगे, तो नियर अबाउट ये 450 के अप्रॉक्स जाएगा, है ना। तो ये रेंज होता है 400 to 450। इसका आंसर आएगा 400 to 450। अब दूसरा क्वेश्चन ये समझने वाला है, दोनों मेटाफेज हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, which is passed by ovum and primary follicle। इनमें से किसको पास कर चुका होगा ओवम और किसको पास कर चुका प्राइमरी फॉलिकल, या एक से अधिक भी पास कर सकता है। तो इनमें से कौन से मेटाफेज को ओवम पास कर चुका होगा, या कौन कौन से मेटाफेज को ओवम पास कर चुका होगा, और किन को या किन किन को प्राइमरी फॉलिकल पास करेगा। इसके लिए तो दिमाग में लगाना पड़ेगा कि मियोसिस 1 में कौन है, मियोसिस 2 में कौन है, वहीं से ये क्लियर होगा। सेल डिवीजन भूल जाइए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़िए, जो बेसिक है, फंडामेंटल है, उसको कैसे गायब कर दीजिएगा। बताइए, मियोसिस 1 में हैंग करके कौन रहता है?
पूरे क्लास में किसी को नहीं पता, फिर इतना पढ़ने का फायदा? तो हमको कट शॉर्ट कर देना चाहिए, हम क्यों इतना एनर्जी लगा रहे हैं? पूरे क्लास में किसी को नहीं पता। कम से कम आप अटेम्प्ट तो लिए, कोई और कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है पहली बार सुन रहे हैं ऐसा चीज। ओवम ओवम बी पास कर लेगा, ए को पास करेगा। मियोसिस 1 में कौन रहता है? ओवम रहता है या प्राइमरी फॉलिकल रहता है? ये तो बहुत पुराना नहीं है, ये तो इसी चैप्टर में अभी हाल फिलहाल में पढ़े हम लोग। सबको खड़ा कर दें, बड़ा अच्छा लगेगा। यही सीरियसनेस है पढ़ाई का। ये नहीं बता पा रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल मियोसिस 1 में रहेगा कि मियोसिस 2 में जाएगा। अच्छा इतना ही बता दीजिए, इन दोनों में से किस में प्राइमरी oocyte मिलेगा, किस में सेकेंडरी oocyte मिलेगा? प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte मिलेगा। प्राइमरी oocyte कौन से स्टेज पे रहता है? प्राइमरी oocyte कब बना? ऊगोनिया माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के बाद मियोसिस में हैंग किया रहता है वो। क्या ओवरलैप हो रहा है या बोलने में मिक्सअप हो जा रहा है? मियोसिस 1 में प्राइमरी फॉलिकल हैंग ऑन किए हुए रहेंगे और मियोसिस 1 इस तरह का मेटाफेज दिखाता है और बताए थे ये मेटाफेज 1 में ही हैंग किया हुआ रहेगा। तो इस स्टेज में कौन रहेगा? प्राइमरी फॉलिकल। इसके लिए होगा स्टेज ए। और ओवम ये रहता है मियोसिस 2 में हैंग किया हुआ, एनाफेज में। एनाफेज 2 में हैंग कर जाता है, इसलिए इसका स्थिति क्या होगा? ये मेटाफेज 1 तो पार कर ही जाएगा, ये मेटाफेज 1 का है और ये मेटाफेज 2 है, तो ये दोनों को क्रॉस करेगा। ओवम ए और बी दोनों को क्रॉस करेगा। ये तो सिंपल चीजें हैं। ये अगर आप लोग को नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है, ये अगर आप लोग नहीं पिकअप कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? क्वेश्चन का रेंज ऐसा होता है, किसी भी कंपटीशन में आप लोग कहीं खड़े नहीं उतरेंगे, ऐसे ही फेंक दिए जाएंगे। ऐसे ही देख रहे हैं कितना कंपटीशन है, और जो स्थिति है हर दिन कुछ ना कुछ नया उसमें टफनेस आएगा। तो जो अपने फाउंडेशन को स्ट्रांगली होल्ड नहीं करेगा वो किसी कंपटीशन का लायक नहीं है, तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा छांटने के लिए। इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। पढ़ाई एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए। एक चीज को दूसरे के साथ जोड़ के देखिए अपने ही स्टडी के टॉपिक्स में। हम लोग कहां तक पहुंचे? ये है ड्यूरेशन। अब देखिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज, कल बता के चले थे ना, इसे 3 पार्ट में बांटा हुआ है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज द ओवरग्रोन टिश्यू
blood vessels, clotted blood, and some fresh blood. Pass out through the birth canal. Called as menses. The duration, day 3 till day 3 to day 5. Till day 3 to day 5. Second phase, follicular phase, और इसी को कहते हैं proliferative phase. Here, endometrium wall repairs due to estrogen effect या estrogen presence. Due to estrogen presence. Secreted by the granulosa cells of the growing follicles. Of the growing follicle. Noted by important point. In one menstrual cycle, only one primary follicle grows of one ovary. In the point number 1, noted by point number 2, in the next cycle, another primary follicle grows from the second ovary. So it alternates between the ovaries. यानी एक साइकिल में अगर एक ओवरी तो दूसरे साइकिल में दूसरा ओवरी है ना टेकअप करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, एक साइकिल में केवल एक ही प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करता है, बाकी सारे स्थिर रहते हैं. यहां तक नोट कीजिए. This is called proliferative
phase because endometrium wall grows also. अब तीसरा है ओव्यूलेशन. Alongside the endometrium wall follicles also grow in follicular phase, grow and mature into Graafian follicle. On day 14 of the cycle, the LH level in blood goes very high, called LH surge. This ruptures the Graafian follicle to ovum and corpus luteum. Serial 4. ल्यूटियल फेज, और इसी को कहते हैं सिक्रीटरी फेज. ल्यूटियल टर्म आया कॉर्पस ल्यूटियम के वजह से क्योंकि इसके ठीक पहले कॉर्पस ल्यूटियम एग्जिस्टेंस में आया. यहां तक हुआ. आगे बढ़े. 4th हेडिंग आ गया. सिक्रेटरी फेज, इस पे लिखिएगा corpus luteum secretes progesterone, due to which overgrowth of endometrium takes place. Corpus luteum secretes progesterone, due to which overgrowth of endometrium takes place.
alongside, कॉमा देके ये फुल स्टॉप के बाद alongside estrogen level also rises. Full stop, parachange. In absence of fertilization, corpus luteum is not maintained. In absence of fertilization, corpus luteum is not maintained and it degenerates. Full stop. Thus, on day 28, progesterone level drops very much. In blood. Progesterone level drops very much in blood. This leads to breakdown. Of the endometrium wall. This leads to breakdown of endometrium wall, and so menstrual flow happens. और यहां तक था प्री फर्टिलाइजेशन फेज. हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस जानते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो ये प्रिपरेशन था यहां तक प्री फर्टिलाइजेशन फेज का. अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट विल स्टॉप. द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल विल बी स्टॉपिंग एंड the flow of menses will also be not present over there. ठीक है, तो यहां से इसके बाद से हम लोग शुरू कर पाएंगे फर्टिलाइजेशन फेज. ठीक है, if fertilization occurs, ये हो गया फर्टिलाइजेशन फेज. मैकेनिज्म. Spermatozoa enter female reproductive tract by mating. This is called coitus. इसके लिए टर्म है कॉइटस, जनरल टर्म में मैटिंग करते हैं. सीरियल नंबर 2. द फॉलोइंग स्टेप्स occur for fertilization.
पहला कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ, the female reproductive tract बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, by some agents make the membrane of acrosome flexible so it can now fuse with zona pellucida followed by dissolving it and the plasma membrane of ovum. यानी एक्रोसोम को एक्टिव करने का, एक्रोसोम स्पर्म हेड के ऊपर में एक एंजाइम फील्ड स्ट्रक्चर रहता है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है, उसको एक्टिव करने के प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन. सो दिस ऑकर्स इन द स्पर्म हेड एंड इज डन बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, याद रखिएगा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, the sperm cells get activation to vigorous swimming to enter oviduct and reach ampulla isthmus junction to meet with ovum. तो पहला कैपेसिटेशन, और इसी का इफेक्ट होगा कि स्पर्म सेल्स हाइपर एक्टिव हो जाएंगे और बहुत तेजी से स्विम करते हुए ओविडक्ट तक एंटर करेंगे. दे देन पास थ्रू द intercellular space of corona radiata. बात नहीं. They then pass through the intercellular space of corona radiata. तो बहुत सारे स्पर्म सेल्स को मौका मिलेगा कि वो इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ कोरोना रेडिएटा के थ्रू आगे बढ़ें. और देखें हैं उसके बीच में जो गैप रहता है वो जिगजैग गैप है, स्ट्रेट गैप नहीं है. ठीक है, बोलिए.
ये द स्पर्म सेल गेट एक्टिवेशन टू विगरस स्विमिंग टू एंटर ओविडक्ट, रीच एम्पुला isthmus जंक्शन. ओवम. तो कई सारे स्पर्म सेल्स वहां आएंगे. हो चुका. अच्छा, सीरियल नंबर 3 किसमें one of the sperm cells acrosome releases the enzymes sperm lysine to fuse with membrane of zona pellucida and the plasma membrane of ovum. This initiates immediately another reaction, इसे कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन. बुक में इसके बारे में चर्चा किया है, नाम नहीं लिखा है. कॉर्टिकल रिएक्शन. 5th cortical reaction. The zona pellucida now dissolves all the proteins with which sperm head can bind with. Hence, it becomes tough layer and prevents any other sperm entry. This ensures single sperm cell fertilization with ovum and so it is termed as monospermy. तो ये जो कॉर्टिकल रिएक्शन है ये शो किया जाएगा जोना पेल्यूसिडा के द्वारा और उसका मेम्ब्रेन इम्परमिएबल हो जाएगा किसी भी फर्दर स्पर्म के साथ.
क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कोरोना रेडिएटर को ट्रैवल करते हुए बहुत सारे स्पर्म सेल्स वहां पहुंच रहे हैं, तो अगर मल्टीपल वहां पे फर्टिलाइजेशन इवेंट होता तो फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अनकंट्रोलेबली बढ़ जाता। इसको प्रिवेंट करने के लिए केवल और केवल डिप्लॉयड स्टेट रहे, इसके लिए क्या किया जाता है, सिर्फ एक और केवल एक ही स्पर्म सेल को एंट्री मिलता है, रेस्ट आर प्रिवेंटेड। दिस इज कॉल्ड मोनोस्पर्मी। और ये चीज कोरोना रेडिएटा के थ्रू नहीं, जोना पेल्यूसिडा के थ्रू किया जाता, राइट? हो गया यहां तक? आगे बढ़े। हो गया? तो तब तक एक बार हम लोग इसको फिर से रिफ्रेश कर लें। सबसे पहले क्या होगा, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन फॉलोड बाय विगरस स्विमिंग बाय द स्पर्म सेल्स। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन इनिशिएट क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म सेल एंटर किया, यानी जोना पेल्यूसिडा का मेम्ब्रेन डिसॉल्व किया गया स्पर्म सेल के द्वारा। इसीलिए एक साथ दो चीजें इनिशिएट होगा, एक हुआ कॉर्टिकल रिएक्शन और अगला हम लोग देखेंगे ये है एक्रोसोम रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। ये सीरियल नंबर कितना था, 5। नाउ द सिक्स्थ, एक्रोसोम रिएक्शन। The sperm lysine enables the sperm nucleus along with proximal centriole to enter cytoplasm of the ovum। तो याद रखिए, ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म एंट्री मतलब होता है केवल और केवल स्पर्म सेल का न्यूक्लियस और दो में से एक सेंट्रियोल एंटर करेगा। 3 में से एक सेंट्रियोल, एक रिंग सेंट्रियोल है, उसका पर्पस नहीं पता। जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो बेसल बॉडी की तरह रहता है, जो फ्लैजिला के माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करता है, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इसके न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। ठीक है, सीरियल नंबर 7। क्या लगता है ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ यहां पे?
यहां पे फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हुआ? नहीं, स्टिल टू कम। अब नेक्स्ट स्टेप में द सेकेंडरी oocyte gets activated due to male nucleus entry and completes its meiosis second। और अब ये meiosis second कंप्लीट करेगा। Again unequal division takes place। फिर से अनइक्वल डिवीजन होगा। एक बार अनइक्वल डिवीजन कब हुआ था? मियोसिस फर्स्ट के स्टेज में, और अब की बार मियोसिस सेकंड में। तो जब अनइक्वल डिवीजन होगा तो नेचुरली एक बड़ा और एक छोटा होगा, है ना। एज यूजुअल पहले बार की तरह इस बार भी जो छोटा सा सेल है, जो नॉन फंक्शनल सेल है, उसको हम लोग कहेंगे पोलर बॉडी। नाउ दिस इज सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन टेक्स प्लेस, फंक्शनल large cell called ooted, इसे कहा जाएगा अब ooted। नॉन फंक्शनल स्मॉल साइज्ड सेल, इसे कहेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। The ooted is the mature फीमेल गैमेट, और इसलिए जो भी बुक लिखा लाए जरा दिखें। देखिए इस जगह पे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों को कंपैरेटिव चार्ट डायग्राम के फॉर्म में दिखाया है। यहां देखिएगा जहां पे ओवम फॉर्मेशन दिखा रहा है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस oogenesis जहां दिखा रहा है, वहां देखिएगा लास्टली दिखाएगा सेकेंड पोलर बॉडी यहां फॉर्मेशन, और ये ओवम फाइनली, है ना, क्या कहते हैं, फंक्शनल फीमेल गैमेट में कन्वर्ट हो रहा है। जब सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा तब फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte ओवम के अंदर प्रेजेंट है। जब सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा तब जाके ये कन्वर्ट करेगा ooted में, और ये है सेकेंड पोलर बॉडी के साथ ये बन के निकल जाएगा, रह गया मैच्योर फीमेल गैमेट। समझ गए? Now the actual fertilization will take place. Serial number 8. The nucleus of ooted and male gamete nucleus fuse to form a new diploid cell zygote. This is fertilization. ये था फर्टिलाइजेशन फेज।
पूरा कर लीजिए